आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसी घटना है जो ना सिर्फ मेरे बल्कि आपके दिमाग के अंदर भी एक अपना अलग ही डर बनाकर बैठ जाएगी। मेरे दिमाग में बना हुआ है, आपके दिमाग में भी बैठेगा। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी भी चीज से, बट आपको डर नहीं लगना चाहिए लाइक बटन को दबाते हुए, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी चीज है। आप उसको दबाकर देखिए, गुलू गुलू करिए उसके साथ, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें रशिया के मॉस्को शहर से सिर्फ 10 मील दूर सदर्न सबर्ब्स ऑफ मॉस्को में जाना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि मॉस्को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, सबसे महंगे शहरों में से एक है, बट इसी मॉस्को शहर की एक डार्क साइड भी मौजूद है जिसे हम सदर्न सबर्ब्स ऑफ मॉस्को के नाम से जानते हैं। सिर्फ 10 मील दूर बना ये बहुत ही बड़ा सा इलाका बहुत ही गरीब और बहुत ही डेंस्ड पॉपुलेशन से ग्रस्त है। लेकिन सन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद से बहुत सारे लोग इस जगह से निकलकर कहीं और जाकर बस चुके थे, क्योंकि उनकी नौकरियां जब सोवियत के टाइम पर यहां पर थी, अब वो सारी नौकरियां जा चुकी थी, तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। उनको मजबूरन यहां से अपना घर छोड़कर कहीं और बसना पड़ा। बट उसके बाद भी हजारों लोग आज तक इस जगह पर बसे हुए हैं और अभी भी रहते हैं। अगर आप यहाँ के घर देखेंगे तो आपको बहुत ही छोटे छोटे कमरों में बने हुए दिखाई देंगे, और इन्हीं कमरों में कई लोग, दर्जनों लोग ऐसे फ्लैट्स के अंदर एक साथ आज भी रह रहे हैं। इनके पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है, कोई गिनी चुनी जॉब ही है आसपास के इलाकों में करते हैं, जिनसे इनको बहुत ही कम पैसा आज भी मिलता है। अब आपको भी पता है कि जहां पर ऐसे बेरोजगारी हो, जहां पर लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, तो वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो लोग नशे पतों में पड़ेंगे, वो चोरी चकारी का काम करेंगे, कोई वारदात करेंगे। इसके अलावा वो लोग कर भी क्या सकते थे। लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास सिर्फ एक चीज है जिसके ऊपर इन लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और वो है यहां पर बना हुआ तकरीबन 2700 एकड़ में फैला हुआ बेट्सविस्की पार्क, जिसके अंदर जाकर ये लोग अपनी जिंदगी को थोड़ा सा लग्जूरियस फील करते हैं कि हाँ भाई, अपने घर से निकलकर इस पार्क में आ गए तो वो बहुत ही कुछ बड़ी जगह पर आ गए हैं, बहुत ही कुछ लग्जूरियस जगह पर आ गए हों। ये पार्क सच में इतना बड़ा है कि इसके अंदर खुद के काफी सारे जंगल मौजूद है, कई सारे रोड्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स इसके नीचे बनाए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े तारों के जाल इसके ऊपर से आज भी बिछाए हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, जब वो सोवियत के टाइम पर बिछाए गए थे। सन 1991 तक बहुत ज्यादा लोग इस पार्क के अंदर नहीं आया करते थे, लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद से लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके थे, और बेरोजगार लोग क्या करेंगे? घर से बाहर आकर अपना टाइम पास करेंगे, और वो टाइम पास का एरिया इनका बेट्सविस्की पार्क बन चुका था। यहाँ पर लोग आते, इसके बेंचों के ऊपर चेस बोर्ड्स बने हुए हैं पत्थरों वाले, उन बेंचेस के ऊपर बैठकर ये लोग चेस वगैरह खेलते, अपना टाइम पास करते। लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बीता, सन 2000 के आसपास का टाइम आ चुका था, तब यहाँ आसपास रहने वाले लोग जो रेगुलर बेसिस पे इस पार्क के अंदर आया करते थे, उन सभी के अंदर एक इतना अजीब सा डर फैल चुका था कि उन सभी लोगों ने इस पार्क के अंदर आना बंद कर दिया। और जो भी व्यक्ति इस पार्क के अंदर आने की बात करता, ये उनसे सिर्फ यही कहते कि नहीं, उस पार्क के अंदर मत जाना, वहां कुछ ना कुछ बहुत अजीब हो रहा है, स्पेशली इस पार्क के जंगल वाले इलाके में, उस साइड तो बिल्कुल भी मत जाना। जी हां, क्योंकि 2001 के मई महीने से लेकर 2002 के जुलाई महीने तक तकरीबन 10 से भी ज्यादा लोग, 10 या 11 के आसपास लोग इस पार्क के अंदर से गायब हो चुके थे। पर्टिकुलरली वो सभी मेल थे, और जब उनको लास्ट टाइम इस पार्क के अंदर देखा गया था तो वो अकेले घूम रहे थे। लेकिन ये 10 लोग एकदम से कैसे गायब हो गए? तब सभी लोगों के बीच में बात फैली कि हो सकता है ये इस गरीब इलाके के अंदर नहीं रहना चाहते होंगे, और उनको कहीं बाहर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, और वो यहां से बिना किसी को बताए अपने कहीं और जाकर लाइफ जी रहे हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत टाइम तक बाहर नहीं रह पाते, उनको कोई अच्छा काम मिले या ना मिले, लेकिन वो घर तो वापस आएंगे ही अपने माँ बाप के पास। इसलिए उन सभी के परिवार वालों ने कुछ हफ्तों का इंतजार किया, लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद तक भी उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो वो सीधा उठकर पुलिस वालों के पास गए, उनको बताया कि हमारे लोग तकरीबन 10 के आसपास वो सारे गायब हो चुके हैं, और उन सभी को अंतिम बार इस बेट्सविस्की पार्क के अंदर देखा गया था। अब यहां पर आप सोचिए पुलिस वालों को क्या करना चाहिए था? ऑब्वियसली उनकी रिपोर्ट लिख के उनको ढूंढना चाहिए था, लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने इसका जस्ट उल्टा काम किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये 10 के 10 लोग नशे के आदी हो चुके हों, और वो नशे की आदत में हो सकता है किसी के साथ कुछ भी गलत कर दें। आप सभी को मिलकर उनको ढूंढना चाहिए, हम नहीं ढूंढेंगे, आपके परिवार के मेंबर से आप जाकर उन्हें ढूंढिए। ऑब्वियसली अब परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, उनको
को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पुलिस वाले उनकी मदद कर नहीं रहे थे, अकेले वो कुछ कर नहीं सकते थे। आसपास के जो लोग थे उनके बीच में मैटर शांत हो चुका था। वो इस बात को भूल चुके थे कि इस पार्क से 10 लोग अभी गायब हुए थे। बट अक्टूबर 2001 के आसपास एक और आदमी गायब हुआ और उस साल का अंत होते होते तकरीबन 4 और व्यक्ति इस पार्क से गायब हो चुके थे। मतलब अभी तक टोटल 15 लोग इस पार्क से गायब थे और इनकी न्यूज लगातार लोगों के बीच में फैलती जा रही थी कि इस पार्क से लोग गायब हो रहे हैं, जिससे इस पार्क के अंदर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। आने वाले अगले 3 और सालों का टाइम बीत चुका था। मतलब कि पिछले 4 सालों के अंदर टोटल 25 लोग इस पार्क से गायब हो चुके थे, जिनमें से 24 आदमी थे और एक महिला थी। अब उस महिला के साथ भी सेम वही चीज हुई थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। बट हाँ, ये क्लियर था कि वो महिला भी इसी बेटसविस की पार्क से गायब हुई थी और अंतिम बार उसे भी इसी पार्क के जंगली इलाके में अकेले घूमते हुए देखा गया था। आने वाले कुछ और महीनों में लगातार लोग इस बेटसविस की पार्क से गायब होते रहे और अब तक टोटल नंबर 40 तक पहुंच चुका था। मतलब कि 40 लोग पिछले कुछ सालों में इस बेटसविस की पार्क से गायब हो चुके थे। अब लोगों के बीच में जैसे ये बात फैलती कि हाँ वो गायब हो गया, कुछ दिनों तक उसका शौक मनाते, कुछ दिनों तक उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते, बट बाद में जब उनको कुछ हाथ नहीं लगता तो वो भी शांत बैठ जाते और जो लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो भी शांत बैठ जाते, वो भी अब आगे मूव ऑन कर रहे थे। बट सब कुछ चेंज हुआ जब 41वां आदमी जब इस पार्क से गायब हुआ, क्योंकि वो आदमी ना सिर्फ गायब हुआ बल्कि गायब होकर वापस भी मिला। अभी तक 40 जो गायब हुए थे वो अभी तक वापस नहीं मिले थे, बट 41वां व्यक्ति वो वापस मिला। 61 साल के निकोलाई नाम के एक व्यक्ति जो कि इसी सदन सबब में रहा करते थे अपने परिवार वालों के साथ, उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि जिस तरीके से पार्क से लोग गायब हो रहे हैं तो परिवार वालों के बीच भी डर बैठ चुका था। उन्होंने अपने इस परिवार के मुखिया को कहा कि आप भी मत जाया करो वहां से, अगर ऐसे लोग गायब हो रहे हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बट रिप्लाई में निकोलाई ने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट्स वगैरह आती है, अगर मुझ पर किसी ने हमला किया तो मैं उसके साथ आराम से फाइट कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम इस चीज की बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। और नवंबर 2005 में एक शाम जब वो अपने परिवार वालों को ये घर से बोलकर बाहर निकले कि वो बेटसविस की पार्क के अंदर घूमने जा रहे हैं, तो वो अपने घर से बाहर निकले। थोड़ी दूर चलने पर बेटसविस की पार्क का वो एंट्रेंस आ चुका था, वो अंदर घुसे, लेकिन उस शाम निकोलाई वापस अपने घर आए ही नहीं। उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, उन्होंने रात और इंतजार करने का सोचा। जब रात को भी निकोलाई वापस घर नहीं आए तो सुबह सुबह उनके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पहले की तरह, पहले 40 बंदों के घर वालों की तरह इस परिवार को भी पुलिस वालों ने ये कहकर टाल दिया कि नहीं, हमें नहीं पता कि आखिर वो कहां जा सकते हैं, 61 साल के हैं वो, कोई बच्चे तो है नहीं जो ऐसे ही गुम हो जाएंगे, हो सकता है तुम सबको छोड़कर वो कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तुमसे वो तंग आ गए हो। ये बात सुनकर परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। बट कुछ दिनों बाद जब एक व्यक्ति इसी बेटसविस की पार्क के अंदर दोपहर के टाइम पर आराम से घूम रहा था, तो वो जैसे ही थोड़ी सी जंगली इलाके वाली साइड अपनी वॉक को लेकर गया, तब उसने नोटिस किया कि थोड़ी सी झाड़ियों के बीच में उसे किसी के पैर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे उसने वे पैर पड़े हुए दिखाई दिए वो बहुत ज्यादा डर गया। वो पास ही के एक लोकल पुलिस स्टेशन में गया, वहां जाकर पुलिस वालों को बताया कि जनाब मैं बेटसविस की पार्क के अंदर आराम से घूम रहा था, तभी मुझे वहां पर किसी व्यक्ति के पैर पड़े हुए दिखाई दिए। अब वहां पर पूरा व्यक्ति पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ ये मैंने नहीं नोटिस किया, एक बार आप जाकर देख लीजिए। तुरंत ही ये बात सुनकर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, उन्होंने वो झाड़ी हटाई और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो सिर्फ पैर नहीं बल्कि एक पूरी लाश थी। पुलिस वालों ने उस लाश को बाहर निकाला, उस लाश को सीधा किया और देखने लगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तब यहाँ उनको याद आया कि इस व्यक्ति की फोटो तो कुछ दिनों पहले उसके परिवार वाले उनके पास लेकर आए थे और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 61 साल के निकोलाई ही थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी अभी तक। जी हाँ, उनके सिर में पीछे एक बहुत ही बड़ा छेद हो चुका था, बहुत ही बड़ा गहरा घाव था। नहीं, उनको गोली नहीं मारी गई थी, बट हाँ कुछ चीज थी जो उनके सर पर पीछे से बहुत तेज वार की गई थी। पुलिस वालों ने वो बॉडी वहां से उठाई, तुरंत ही हॉस्पिटल में भेजी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में सामने आया कि यहाँ निकोलाई के सर पर पीछे से बहुत ही गहरा सिर्फ एक ही वार किया गया है और इसी एक वार ने निकोलाई की जान ले ली। अटैकर ने दूसरा वार तो किया ही नहीं और वो वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि स्कल का पीछे वाला हिस्सा यानी कि खोपड़ी पीछे वाली वो टूटकर अंदर धंस चुकी थी। उसके अंदर इतना बड़ा छेद हो चुका था कि ये मर्डर करने वाले ने पीछे से उनके इसी छेद के अंदर वोडका की बोतल तक घुसा डाली। जी हां, जब पुलिस वालों को ये बॉडी मिली थी तब पीछे से निकोलाई के सिर में एक वोडका की बोतल अंदर घुसी हुई थी। पहले पुलिस को यही लग रहा था कि हो सकता है अटैकर ने इसी वोडका वाली बोतल से इनका मर्डर किया हो, बट नहीं, वोडका वाली बोतल इनका मर्डर करने के बाद इनके सर में पीछे से घुसाई गई थी।
अब यहाँ पुलिस वालों को एक लाश मिल चुकी थी। तो अब आप सोच कर देखिए, पहले भी 40 लोगों की शिकायतें पुलिस वालों को मिली थी कि यहाँ से 40 लोग गायब हुए हैं। तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है जैसे एक लाश मिली है और भी ऐसी लाशें उनको यहाँ मिल सकती हैं। तो पुलिस वालों ने आसपास के एक बड़े इलाके में इस पार्क के वहां पर सर्च अभियान शुरू किया। अब आपको भी पता है कि बहुत ही बड़ा पार्क था वो, तो उसके अंदर ऐसे लाशें ढूंढना कोई हलवा नहीं था। बहुत ही बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन कमाल की बात यहाँ ये थी कि उन 40 में से एक भी व्यक्ति की लाश अब पुलिस वालों को नहीं मिली। इन बॉडीज को ढूंढने के साथ ही पुलिस वाले ये भी ढूंढ रहे थे कि क्या इस अटैकर ने अपना कोई पीछे सबूत छोड़ा है, क्या पीछे कोई उसकी आइडेंटिटी मौजूद है, या फिर पुलिस वाले आसपास के लोगों से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि निकोलाई अंतिम बार किसके साथ देखे गए थे, उनका मर्डर आखिर कौन कर सकता है, उनकी आखिर दुश्मनी किसके साथ थी। लेकिन इन सब के लिए जवाब पुलिस को ना ही मिलने वाला था। ना ही किसी के साथ निकोलाई की दुश्मनी थी, ना ही किसी के साथ निकोलाई को अंतिम बार देखा गया था। तो यहाँ पर आखिर निकोलाई के साथ क्या हुआ। अब आप सोच कर देखिए, अभी तक जो लोग इस पार्क के अंदर घूमने आ रहे थे उनके अंदर ये डर था कि इस पार्क से लोग गायब हो रहे हैं, बट अब एक बॉडी मिल चुकी थी तो उनका डर और ज्यादा फूट पड़ा। उनको ये लग रहा था कि अब ये 41 के 41 लोग मारे गए हैं इसी पार्क के अंदर और पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रही है, जिस वजह से वहां पर अब बहुत ही कम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। पहले जहां जितने इतने सारे लोग आया करते थे, अब वहां पर गिने चुने लोग ही आ रहे थे। जो आसपास रहते, जिनका घर सिर्फ 2-3 कदमों पर ही दूर था, वही लोग अब यहाँ पर अपना टाइम पास करने आ रहे थे। लोग जो डर के बीच बैठे हुए थे, जिनको जाना था इस पार्क के अंदर और वो जा नहीं पा रहे थे, उन सभी ने मिलकर इस पार्क के अंदर जो भी कुछ हो रहा था, जो भी व्यक्ति इन बंदों को मार रहा था, उसका नाम इन सब ने मिलकर बेट्सोविस्की पार्क मैनिएक रखा। बेशक अभी इस इंसिडेंट के बाद से पुलिस वालों ने इस पार्क के अंदर अपनी गश्त बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। 24 घंटे इस पार्क के आसपास काफ़ी सारी पीसीआर की गाड़ियां यहीं आसपास खड़ी रहती, अंदर भी काफ़ी इसके राउंड वगैरह लगाती। लेकिन फिर भी यहाँ से लोग डर के माहौल में जी रहे थे और यहाँ से ही लोग फिर भी आगे गायब होते जा रहे थे। अब ये नंबर और भी बढ़ता ही जा रहा था। इस पूरे इंसिडेंट यानी कि निकोलाई की बॉडी मिलने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही एक और व्यक्ति इस पार्क से गायब हुआ और अप्रैल 2006 तक आते आते 9 और लोग इस पार्क से गायब हो चुके थे। मतलब अब नंबर टोटल हो चुका था 49 यानी कि 49। बट ये जो 9 लोग अब गायब हुए थे, इनके बारे में खास बात पुलिस वालों को ये लगी कि 9 के 9 लोगों की लाशें पुलिस वालों को इस बेट्सोविस्की पार्क के अंदर अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई मिली और इन सभी के साथ पैटर्न एकदम बिल्कुल सेम था। जी हाँ, इन सभी के पीछे सिर में एक बहुत ही गहरा वार किया गया था और वो वार इतना तेज था कि इन सभी की खोपड़ियां अंदर ही चकनाचूर होकर अंदर ही दिमाग में धंस चुकी थी। और साथ ही पीछे से किसी व्यक्ति ने, ऑब्वियसली मर्डरर ने, इनके सिर के अंदर एक वोडका की बोतल खाली करके अंदर घुसाई और बाद में उनकी लाश को इसी हालत में बेट्सोविस्की पार्क के अलग अलग इलाकों में डंप कर दिया। जिस वजह से अब लोगों के बीच में ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि अभी तक 49 लोग यहाँ से गायब हुए हैं, उन सभी का मर्डर हुआ है। पहले जो 40 लाशें नहीं मिली वो पुलिस वालों की गलती है, बट उन सब का भी मर्डर ही हुआ है। इस वजह से लोग अब और ज्यादा डर चुके थे। अब मोस्टली लोगों ने इस पार्क के अंदर जाना बंद ही कर दिया। वो सभी अब समझ चुके थे कि कोई सीरियल किलर है जो इस पार्क के अंदर अभी भी बैठा हुआ है और वो घात लगाकर शिकार करता है। जैसे जैसे कुछ दिन और बीते, अब आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे थे, जो आसपास के घरों में रह रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थे, जो इस पार्क को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, उसके बिना उनका टाइम पास घर में हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर से इस पार्क के अंदर आना शुरू किया और इन्हीं में से एक व्यक्ति था 32 साल का अलेक्जेंडर नाम का लड़का। अब ये अलेक्जेंडर एक अलग ही बीमारी है। आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी अब इसके चारों तरफ ही घूमती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, अलेक्जेंडर की जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। स्टार्टिंग से ये गरीबी में पैदा हुआ और जब ये सिर्फ 4 साल का था तब ये खेलते खेलते इसी पार्क के अंदर लगे हुए झूलों पर से गिर गया। वो जो झूला होता है जिस पर बैठकर हम आगे और पीछे कुछ इस तरीके से झूलते हैं, उसी झूले से सिर्फ 4 साल की उम्र में ये अलेक्जेंडर गिर गया। अब जैसे ये झूले से पीछे की तरफ गिरा और वो झूला अपना मोमेंटम लेते हुए आगे की तरफ गया और वापिस जब वो पीछे की तरफ आया तब ये अलेक्जेंडर उठकर बैठ चुका था और वो झूला सीधा आकर इस अलेक्जेंडर के माथे पर लगा, इसके दिमाग पर लगा। अब ये दिमाग पर झूला लगते ही अलेक्जेंडर वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने अलेक्जेंडर को संभाला। पास ही में इसका घर मौजूद था, इसके माँ बाप को बुलाकर लेकर आए। इसके दादा वहीं पर बैठकर आराम से चेस खेल रहे थे, इसके दादा को नोटिफाई किया गया। सभी मिलकर वापस अलेक्जेंडर को घर पर लेकर गए। सभी के बीच में अब ऑब्वियसली सारे उदास हो चुके थे। घर के बच्चे को इस तरीके से चोट लग चुकी थी। बेशक इस टाइम पर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग हॉस्पिटल में अलेक्जेंडर का इलाज करवा सके। वो किसी तरीके से ये सोच रहे थे कि बस अलेक्जेंडर एक बार होश में आ जाए, बाकी तो सब बाद में ठीक हो ही जाएगा। और किस्मत से अलेक्जेंडर कुछ ही देर बाद होश में भी आ गया। उसने आराम से खाना वाना शुरू किया। तब यहाँ घर वालों को ये लग रहा था कि ये तो ठीक है एकदम,
हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पैसे बच गए। बट उसके परिवार वालों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग के अंदर एक गहरी चोट लगी है और वो चोट आगे चलकर उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगी, ये बहुत बहुत ज्यादा डरावना था। जी हाँ, अलेक्जेंडर इस चोट के लगने के कुछ दिनों बाद तक तो बिल्कुल नॉर्मल रहा। उसने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन स्कूल से ही उसकी जिंदगी एकदम बर्बाद बनती गई। ना ही उसके दोस्त कहीं खास बन पा रहे थे, ना ही उसकी टीचर्स के साथ बन रही थी। जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाकर स्कूल में बैठता उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता, जिस वजह से वहां के टीचर्स भी परेशान हो चुके थे। टीचर्स ने इसको उठाकर बैग वापस इसके कंधे पर लाद कर घर भेज दिया कि जाओ, हम तुमको नहीं संभाल सकते। लेकिन फिर भी बार बार स्कूल बदल बदल कर इसके माता पिता इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसका पढ़ाई में कहीं भी मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे इसके माता पिता ने डिस्टेंस से इसकी स्टडीज करवाई और बाद में जब इसकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल की हुई, तब इसके दादा ने ये चीज नोटिस करी कि नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है उसके पोते में, यानी कि अलेक्जेंडर में। ये पहले ऐसा नहीं था बट अब ऐसा बन चुका है, क्या दिक्कत हो सकती है। तब उसके दादा को याद आया कि 4 साल की उम्र में अलेक्जेंडर के माथे पर चोट लगी थी। हो सकता है इस चोट ने उसके दिमाग पर गहरा असर किया हो और इसी चोट की वजह से वो परेशान रह रहा हो। तब एक शाम अलेक्जेंडर के दादा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। अलेक्जेंडर ने कहा नहीं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चेस खेलो। अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर के दादा आपस में चेस खेलने लगे, लेकिन यहां अलेक्जेंडर को चेस खेलनी आती नहीं थी। तब यहां उसके दादा ने अलेक्जेंडर को चेस के रूल समझाए और जैसे ही उसने चेस के वो रूल समझे, उसके बाद से अलेक्जेंडर के अंदर चेस के लिए एक अलग ही आग सी लग चुकी थी। वो इतना ज्यादा परफेक्ट प्लेयर बन चुका था चेस में कि एक भी बार उसके दादा उसे जीत ही नहीं पा रहे थे। जैसे ये चीज उसके दादा ने नोटिस करी तो उन्होंने कहा कि वाह यार, मेरा पोता तो एकदम बढ़िया प्लेयर बन चुका है चेस का। अब मैं अपने पोते की वजह से लोगों के बीच में अपना रौब जमा सकता हूं, क्योंकि वो जब भी जाकर शाम को पार्क के अंदर चेस वगैरह खेलते थे, तब यहाँ अलेक्जेंडर के दादा के दोस्त उनको काफी बार हरा देते थे। तब यहाँ अलेक्जेंडर के दादा एक दिन अलेक्जेंडर को शाम के टाइम पर अपने साथ इसी बेटसवीज की पार्क में चेस खेलने के लिए लेकर गए और यहाँ अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर के दादा के सभी दोस्तों के बीच में बैठकर चेस खेला और वहां पर मौजूद सभी व्यक्तियों को एक एक करके हर मैच के अंदर हरा दिया। जैसे ये चीज उन लोगों ने नोटिस करी, वो भी यहाँ अलेक्जेंडर की दाद देने लगे कि वाह यार, क्या बढ़िया प्लेयर है, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चाल चलता है अपनी चेस के अंदर, ये तो आगे भी जाकर बहुत बड़ा प्लेयर चेस के अंदर बन सकता है। फाइनली इतने टाइम बाद अलेक्जेंडर को दिल से ये लग रहा था कि हाँ यार, उसकी भी जिंदगी के अंदर जगह है, उसको भी दुनिया अब कुछ मानने लगी है, लोग अब उसको चाहने लगे हैं सिर्फ इस चेस की वजह से। वो थोड़ा बहुत अब खुश भी रहने लगा। अलेक्जेंडर अब डेली शाम को अपने दादा के साथ चेस खेलने के लिए अब इस पार्क के अंदर जाता, वहां जाकर लोगों के साथ चेस खेलता। अलग अलग दोस्त अब उसके बन चुके थे, बेशक काफी बड़ी उम्र के भी थे, काफी छोटी उम्र के भी थे, जिनके साथ वो चेस खेलता। और उसके बाद से ही ये पैटर्न शुरू हुआ वहां से लोगों के गायब होने का। और जैसे ये बात अलेक्जेंडर को पता लगी कि हाँ, यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं, तब उसके माता पिता ने अलेक्जेंडर को समझाया कि नहीं, तुम अब पार्क के अंदर मत जाया करो, वहां से ऐसे ऐसे लोग गायब हो रहे हैं। तब अलेक्जेंडर ने अपने माता पिता को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगा, फिर भी खेलूंगा वहां जाकर चेस, मुझे चेस खेलना पसंद है। बाद में जब लाशों तक पुलिस वालों को मिलने लगी, तब भी यहाँ अलेक्जेंडर की माँ उसे जाने से रोक थी कि तुम अब तो मत जाओ, वहां अब लाशें मिलने लगी हैं। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर अपनी जान का रिस्क लेकर उस पार्क के अंदर चेस खेलने के लिए जाता, अपनी माँ से ऊपर होकर। इस टाइम तक आते आते उसके दादा की भी मौत हो चुकी थी। अब वो अकेला ही बिना अपने दादा के वहां पार्क के अंदर जाकर उनके दोस्तों के साथ चेस वगैरह खेलता और अपनी जैसे जैसे जिंदगी निकाल रहा था। अप्रैल 2006 तक आते आते तकरीबन 50 लोग इस पार्क से गायब हो चुके थे, जिनमें से 10 लोगों की बॉडीज भी पुलिस वालों को मिल चुकी थी। अब यहाँ इस टाइम तक आते आते अलेक्जेंडर ने भी इस पार्क के बराबर में ही मौजूद एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर नौकरी करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही 12 अप्रैल 2006 की सुबह सुबह उठकर अलेक्जेंडर तैयार होकर नाश्ता वगैरह करके अपने घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलकर पार्क को क्रॉस करते हुए वो आगे की तरफ गया। उसी ग्रोसरी स्टोर में जैसे ही जाकर अपना काम धंधा करने लगा, तब उसने नोटिस किया कि इस ग्रोसरी स्टोर के मालिक ने एक और नई एम्प्लॉई अपने स्टोर के अंदर भर्ती करी है और ये एक महिला है, थोड़ी सी एज्ड महिला है। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर ने इस महिला को देखा तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया। उसने आज तक कभी भी पहले इस तरीके से किसी महिला को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने इस एम्प्लॉय महिला को देखा, वो बार बार अपने काम करते हुए इस महिला की तरफ नोटिस कर रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। वो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिला जिससे वो उससे बात कर सके। बट
शाम होते होते दोनों की शिफ्ट अब एंड होने वाली थी। उस महिला ने भी अपना वो अंगूठा पंच किया, यानी कि अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। उस महिला के पंच करने के बाद अलेक्जेंडर ने भी अपना अंगूठा पंच किया और उस अंगूठे को पंच करने के बाद ये दोनों लोग उस ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ चुके थे। अब बाहर आते ही उस महिला ने अपनी जेब में से रखी हुई सिगरेट की अपनी डब्बी निकाली, डब्बी में से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लगाई और अपने हाथ इधर उधर करके अपनी जेबों में देखने लगी कि आखिर उसका लाइटर कहाँ है, लेकिन उसको लाइटर अपनी जेब के अंदर मिला ही नहीं। और इसी मौके की तो तलाश कर रहा था कब से अलेक्जेंडर। वो चाह रहा था कि वो किसी तरीके से इससे बात कर सके और ये लाइटर से बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता। साइड में ही खड़े अलेक्जेंडर ने तुरंत अपना लाइटर अपनी जेब से निकाला और सीधा ले जाकर उसके मुंह के आगे जलाया और कहा कि लो मैं तुम्हारी सिगरेट जला देता हूं। उस महिला ने अलेक्जेंडर के लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई और उसे थैंक्स कहा। सिगरेट जलाकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। पीछे पीछे अलेक्जेंडर भी उसे थोड़ा टोकने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उस महिला ने उसे पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, तब यहाँ अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उस महिला को भी अलेक्जेंडर पसंद आया और यहाँ अलेक्जेंडर और उस महिला के बीच में आपस में बातें होने लगी। अब वो घर तक जाते जाते इस बातें ही करने वाले थे। बातों ही बातों में अलेक्जेंडर ने उस महिला का उससे नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम लैरिसा है और उसकी उम्र तकरीबन 48 साल की है। उसकी उम्र से भी यहाँ अलेक्जेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो जस्ट इस महिला के प्रति अट्रैक्ट हो चुका था। अब जैसे ही ये दोनों उस पार्क के पास पहुंचे, अब यहाँ अलेक्जेंडर का भी घर आने वाला था, उस महिला का भी घर अलेक्जेंडर के घर के पास ही था। तब यहाँ अलेक्जेंडर ने कहा उस महिला से कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ घूमने चल सकती हो, हम एक और सुट्टा अंदर जाकर फूंक आएंगे इस पार्क में, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस पार्क के अंदर घूमने चल सकते हैं। तब उस महिला ने कहा कि नहीं यार, मैं तो इस पार्क में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने इस पार्क के बारे में बहुत बातें सुनी हैं कि यहाँ से लोग वगैरह गायब हो रहे हैं, उनकी मर्डर हो रहे हैं, मैं तो नहीं जाने वाली। तब यहाँ अलेक्जेंडर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सेफ्टी करूंगा, कोई अकेली तो हो नहीं तुम, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर और मेरे साथ घूम सकती हो, अंदर जाकर हम एक दो और सुट्टे फूंक कर आ सकते हैं। इतना इंसिस्ट करने के बाद लैरिसा ने अलेक्जेंडर को कहा कि चलो ठीक है, हम इस पार्क के अंदर जाकर सुट्टा फूंक कर आते हैं। अब यहाँ अलेक्जेंडर और लैरिसा ने दोनों ने इस पार्क के गेट से इस पार्क में अंदर एंटर किया और एंटर करते करते वो पहले तो वो फुटपाथ जो बना हुआ था जिसके ऊपर लोग घुमा करते थे, साइड में ही वो बेंचेस वगैरह थे जिसके ऊपर बैठकर लोग चेस खेल रहे थे। अब शाम का टाइम वैसे ही हो चुका था, पार्क वैसे ही बदनाम था, तो ज्यादा लोग इस पार्क के अंदर मौजूद नहीं थे, पार्क लगभग खाली ही था। तो लैरिसा और अलेक्जेंडर उस फुटपाथ पर चलते चलते अंदर की तरफ जाए जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा भी अब बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी ये दोनों बातों के अंदर इतने ज्यादा मग्न हो चुके थे कि इन्होंने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया। ये दोनों चलते चलते अब इतनी आगे आ चुके थे कि पार्क का वो जंगल वाला इलाका शुरू होने वाला था, लेकिन फिर भी इन दोनों को डर नहीं लगा। अलेक्जेंडर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ थोड़ी और आगे चल सकती हो, हम आगे जाकर भी एक दो और सुट्टे फूंक सकते हैं। लैरिसा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। लैरिसा अलेक्जेंडर की बात मानकर उसके साथ इस जंगल के अंदर जाती गई, अंदर जाती गई। अभी तक वो जो फुटपाथ पर चल रहे थे वो पक्का रास्ता, कच्चा रास्ता बन चुका था, जो जंगलों में अक्सर आपने देखा होगा। अब ये दोनों लोग उस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, वो बार बार अपने सुट्टा फूंकते, नई सिगरेट जलाते और आगे चलते जाते। वो इतनी ज्यादा इस जंगल के अंदर डीप जा चुके थे कि वो जो कच्चा रास्ता था वो भी उनके पैरों से गायब हो चुका था। उन्होंने नोटिस किया पीछे मुड़कर कि वो कच्चा रास्ता भी उनका काफी पीछे छूट चुका है, अब वो सिर्फ घने जंगल के अंदर मौजूद है। तब यहाँ अलेक्जेंडर ने लैरिसा का हाथ पकड़कर उसे शांति दी कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस पार्क का हर एक रास्ता पता है, मैं तुम्हें एक लूप में वहां से घुमाकर वापस उसी फुटपाथ वाले रास्ते के ऊपर ले आऊंगा। लैरिसा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक और सुट्टा चसा लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक और इस जंगल के अंदर अंदर जाने के बाद लैरिसा ने कहा कि अब हमें वापस अपने घर चलना चाहिए, रात वैसे ही घनी हो चुकी है, आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब अलेक्जेंडर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वापस चलते हैं। अभी तक ये दोनों जब चल रहे थे तो लैरिसा पीछे थी और अलेक्जेंडर आगे था, वो अभी तक थका नहीं था, लैरिसा थोड़ी थकी हुई लग रही थी। तो जैसे ही वापस चलने की बात हुई तो वैसे ही लैरिसा भी घूमी और अलेक्जेंडर भी घूमा। अब लैरिसा आगे हो चुकी थी और अलेक्जेंडर उसके तकरीबन 2 कदम पीछे था, लेकिन इस पॉइंट पर आकर अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि लैरिसा के अंदर कुछ अजीब सा है। वो जहां अभी तक बहुत ज्यादा एक्साइटेड सी लग रही थी उसके साथ घूमने में, उसके साथ सुट्टा फूंकने में, वो अब थोड़ी सी ढीली पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही है। और इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछता, लैरिसा थोड़ी सी साइड में गई, उसने एक साइड में खड़े हुए पेड़ को पकड़ा कुछ इस तरीके से और उस पेड़ को पकड़कर वो नीचे की तरफ बैठ गई। ये चीज होते ही अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि आखिर ये लैरिसा के साथ क्या हो गया। वो तुरंत जाकर लैरिसा से पूछने लगा, उसके कंधे पर हाथ रखकर कि लैरिसा तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए अगर कहो तो पानी वगैरह लेकर आता हूं। लेकिन लैरिसा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। अलेक्जेंडर ने फिर से उसे पूछा कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम वापस भी चल सकते हैं।
बट ये चीज सुनते ही लैरिसा ने अपना चेहरा उठाया, अलेक्जेंडर की तरफ देखा, अलेक्जेंडर को सिर्फ यही कहा कि सच बताना, तुम ही हो ना वो व्यक्ति जो ये सारी हत्याएं कर रहे हो, जिसकी वजह से पाक आज तक बहुत बदनाम होता आया है। ये चीज़ जैसे ही अलेक्जेंडर ने सुनी, वो पीछे की तरफ वापस खड़ा हुआ, लैरिसा को सामने देखने लगा। उसने लैरिसा को बताया कि मैंने आज तक तकरीबन 50 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए हैं, लेकिन जिनका भी मैं मर्डर करता था उन सभी को मैं खुद से बताता था कि मैं हूँ जो ये सारे काम कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जिसने इतने मर्डर्स किए हैं। बट तुम सिर्फ एकमात्र ऐसी महिला हो जिसने मुझे पहचाना, जिसने मेरे हालातों को पहचाना, जिसने मेरे अंदर की इंटेंशंस को पहचाना और सामने से कहा कि मैं ही हूं ना वो व्यक्ति जो इतने सारे मर्डर करके बैठा हूं। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही लैरिसा ने वापस अपना चेहरा नीचे किया और कुछ सेकंड तक नीचे रखने के बाद वापस उसने ऊपर उठाया। अलेक्जेंडर से पूछने लगी कि क्या तुम अब मुझे भी मारने वाले हो? अलेक्जेंडर ने बिना कोई हेजिटेशन किए, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कहा कि हाँ बिल्कुल, तुमको क्या लगा, मैं तो ऑब्वियसली तुमको यहाँ मारने के लिए ही लेकर आया हूँ। ये बात सुनते ही वापस लैरिसा ने अपना चेहरा नीचे किया। अलेक्जेंडर जो कि उसके सामने खड़ा था, उसने अपने कोट के अंदर से अपना एक हथौड़ा बाहर निकाला और उसी हथौड़े से लैरिसा का मौके पर ही मर्डर कर दिया। आज तक कोई भी ये समझ नहीं पाया है कि आखिर ये अलेक्जेंडर एक सीरियल किलर बना कैसे। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि 4 साल की उम्र जब इस अलेक्जेंडर की थी, उस टाइम पर जो उसके दिमाग पर चोट लगी थी, हो सकता है उस वजह से अलेक्जेंडर एक सीरियल किलर बना। बट 4 साल से लेकर उसने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? उसने अपना पहला मर्डर 1992 में जब वो 18 साल का था तब किया। 18 साल की उम्र में उसका स्कूल में एक दोस्त बना जिसका नाम मिखैल था, और मिखैल की भी थोड़ी सी सोच जो थी वो इस अलेक्जेंडर के साथ मिलती जुलती थी। तो जैसे ये दोनों लड़के स्कूल में आपस में मिलते तो सिर्फ मौत और शैतान की ही बातें कर रहे थे। दोनों के बीच में बात बैठ चुकी थी, दोनों के बीच में बात फिक्स हो चुकी थी कि उनको किसी ना किसी का मर्डर करना है। मिखैल ने अलेक्जेंडर को कहा मर्डर करना है, अलेक्जेंडर ने मिखैल को कहा हाँ किसी का मर्डर करना है, चलो किसी का मर्डर करेंगे। तकरीबन ये बात होने के 2 हफ्तों के बाद फाइनली इन दोनों लड़कों ने 18 साल की उम्र में ही बेट्स विस्की पार्क के अंदर अपना पहला विक्टिम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको उस टाइम पर सुटेबल नहीं लगा जिसका ये मर्डर कर सके। अब शाम घनी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। मिखैल और अलेक्जेंडर दोनों ढूंढ रहे थे कि आखिर वो किसका मर्डर करे, लेकिन फाइनली ये भी दोनों थक गए, इनको कोई मिल ही नहीं रहा था। तब यहाँ मिखैल ने अलेक्जेंडर को कहा कि अलेक्जेंडर यार देख, आज तो हमें कोई विक्टिम मिला नहीं, हम कल जरूर आएंगे, कल यहाँ पर आकर अपना विक्टिम देखेंगे और उसका मर्डर करेंगे। बट अलेक्जेंडर ने मिखैल से कहा कि नहीं, मुझे आज ही किसी का करना है, अगर कोई और नहीं मिलेगा मुझे तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी मर्डर करने से पीछे नहीं हटूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ 18 साल की उम्र में अलेक्जेंडर अपने साथ किसी और व्यक्ति का मर्डर करने के लिए जो हथौड़ा लेकर आया था, उस हथौड़े को उसने वापस अपने कोर्ट से बाहर निकाला, सामने खड़े मिखैल के सिर में देकर मारा। तकरीबन 7 से 8 वार करने के बाद उस टाइम पर मिखैल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद भी अलेक्जेंडर नहीं रुका। उस मिखैल की बॉडी को वहीं पर छोड़ने की बजाय वो उसकी बॉडी को रात को घने अंधेरे में जंगलों के बीच, इस पार्क के जंगलों के बीच घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा था। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटों तक घसीटने के बाद वो फाइनली एक पॉइंट पर आकर रुका और उसके सामने एक ढक्कन मौजूद था। जी हां, जहां पर वो भी खड़ा था उसके नीचे कुआं था, तकरीबन 30 फीट गहरा कुआं, और वो जो ढक्कन लगा हुआ था वो ढक्कन किसी और चीज का नहीं बल्कि कुएं का ही ढक्कन था। बहुत ध्यान से अलेक्जेंडर ने उस कुएं के ढक्कन को हटाया। उस टाइम पर भी ये मिखैल जिंदा था, उसका दोस्त जिंदा था, इतने बार सहने के बाद भी। बट अलेक्जेंडर ने अपने दोस्त को बचाने की बजाय उसकी बॉडी को उठाया और सीधा इस कुएं के अंदर डंप कर दिया। देखा भी नहीं कि आखिर वो नीचे कहां जाकर गिरा है। उसको अंदर डंप करते ही अलेक्जेंडर ने वापस उस ढक्कन को कुएं के ऊपर लगा दिया और वापस अपने घर चला गया, नॉर्मली जिंदगी बिताता रहा। अब आपको इससे पहले आगे की स्टोरी बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर अलेक्जेंडर ने इस लाश को डंप किया था, यानी कि अपने ही दोस्त की लाश को डंप किया था, वो कुआं एक नॉर्मल कुआं नहीं है, बल्कि एक्चुअल में वो टनल्स के जाल का मेन होल पॉइंट था, जहां से उस टनल वाले जाल के अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। उन बड़े बड़े छोटे छोटे पाइपों वाले टनल से इस पूरे पार्क वाले इलाके में पानी सप्लाई किया जाता था, और उस पाइपों वाले जाल के अंदर ही इस अलेक्जेंडर ने अपने इस दोस्त की लाश को डंप कर दिया। बेशक उस टाइम पर तो मिखैल मरा नहीं था, लेकिन अब आप सोच कर देखिए, जैसे ही अलेक्जेंडर ने मिखैल को नीचे गिराया और मिखैल सीधा जाकर 30 फुट गहरे पानी में जाकर गिरा, उसी टाइम पर उसका दम घुटना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि पानी इस टनल वाले जाल से बहुत ही प्रेशर से इधर उधर फ्लो करता है, और उसी प्रेशर ने मिखैल को भी अपने साथ ही खींच लिया होगा। उसको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला होगा। आखिर उसको तो समझ भी नहीं आया होगा कि उसके दोस्त ने उसके साथ किया क्या है।
1992 में अपना पहला मर्डर किया और उसके बाद उसने तकरीबन 9 सालों का वेट किया। 2001 में उसने अपना दूसरा मर्डर किया था और उसके बाद तो वो रुका ही नहीं। 2006 तक वो मर्डर करता ही गया। 2001 की गर्मियों में एक शाम जब वो जिस आदमी के साथ चेस खेल रहा था, जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल की थी उस टाइम पर, उस व्यक्ति को ही उसने कहा शाम के टाइम पर कि देखो यार, हमने चेस वेस तो बहुत खेल ली है, अब यहाँ इसी पार्क के अंदर मैंने एक बहुत साल पहले अपना कुत्ता दफनाया था, उसकी मौत हो चुकी थी, तो मैं कुछ टाइम में अपने कुत्ते की उसी कब्र पर जाकर थोड़ा सा शौक मना लेता हूँ, वहाँ बैठकर दारू वगैरह पी लेता हूँ, सुट्टा वगैरह फूक लेता हूँ। अब शाम घनी हो चुकी है, तो अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, हम दोनों बैठकर वहां पर वोडका पियेंगे। अब उस चेस वाले दोस्त ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम चलना चाहते हो तो चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। अब अलेक्जेंडर और वो आदमी दोनों इस जगह से निकले, सीधा उस जंगल वाले रास्ते से होते हुए, कच्चे रास्ते से होते हुए गहरे जंगलों में गए। वहां ले जाकर अलेक्जेंडर ने इस चेस वाले प्लेयर को बैठाया उसी ढक्कन के पास, उसी कुएं वाले ढक्कन के पास। उसी ढक्कन के पास बैठकर इन दोनों व्यक्तियों ने आराम से वोडका पी। थोड़ी सी वोडका अलेक्जेंडर ने अपने दोस्त को भी पिलाई। दोनों अब नशे में भंड हो चुके थे और इसी नशे का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर ने कहा कि चलो यार वापस चलते हैं, अपने घर चलते हैं। दोनों व्यक्ति खड़े हुए। अब वो व्यक्ति अलेक्जेंडर के आगे आगे चल रहा था, अलेक्जेंडर उसके पीछे था। पीछे पीछे चलते हुए अलेक्जेंडर ने अपने कोट से वही हथौड़ा निकाला, पीछे से ही उस व्यक्ति के सिर में वार किया और वहीं उसका मर्डर करके वापस उसी कुएं वाले ढक्कन के पास लेकर आया। ढक्कन को हटाया, उस लाश को अंदर डंप किया, ढक्कन वापस ढका और अपने घर पर जा चुका था। और बिल्कुल यही सेम पैटर्न उसने आने वाले तकरीबन 40 और लोगों के साथ अपनाया। वही 40 लोग उसके जानने पहचानने वाले थे, वही 40 लोग जो उसके साथ घूमते फिरते थे इसी पार्क के अंदर, वही 40 लोग जो उसके साथ बैठकर चेस खेलते थे। उन्हीं 40 फ्रेंड्स को सभी को यही बहाना लगाया कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे डॉग की ग्रेव के ऊपर, मेरे कुत्ते के कब्र के ऊपर, वहां बैठकर दारू वगैरह पियेंगे, थोड़ा शौक मनाएंगे और वापस आ जाएंगे। वहां ले जाकर उन सभी के साथ यही काम करता जो कि अभी इस दोस्त के साथ किया था। अब इस केस की एक और बहुत ही बड़ी डार्क साइड मौजूद है। यहाँ ये केस पूरा क्लोज हो जाता, यहाँ पर इस अलेक्जेंडर को बहुत पहले ही पकड़ लिया जाता पुलिस द्वारा, जब तकरीबन 15 लोग इस पार्क से गायब हुए थे। एक्चुअल में 16वां और 17वां नंबर जिन आदमियों का था, वो आदमी जैसे ही इस अलेक्जेंडर का शिकार बने और जैसे ही अलेक्जेंडर ने उनके सिर पर मार कर उनको इस कुएं के अंदर डंप किया और ऊपर से ढक्कन बंद किया और वो ढक्कन बंद करके जा चुका था। बट यहां पर अलेक्जेंडर को ये पता ही नहीं था कि वो दोनों व्यक्ति मरे ही नहीं हैं। एक्चुअल में ये जो कुआं बना हुआ था, इस कुएं की दीवार पर 2-3 सरिये बाहर की तरफ निकले हुए थे। तो जैसे ही 16वें और 17वें नंबर विक्टिम को अलेक्जेंडर ने इस कुएं के अंदर फेंका, वो दोनों के दोनों विक्टिम अपने कपड़ों की वजह से इन दोनों सरियों के अंदर फंस चुके थे, इन बाहर निकले हुए सरियों के अंदर फंस चुके थे। वो लटक चुके थे लिटरली, और वो गिरे कि नहीं यहां अलेक्जेंडर ने बाहर से देखा भी नहीं, जस्ट उनको नीचे डंप करके ऊपर से ढक्कन कवर किया और वो वहां से निकल चुका था। लेकिन 16वें और 17वें नंबर के विक्टिम किसी तरीके से बच गए। उनको जब बाद में होश आया, उनके सर में काफी ज्यादा खून बह चुका था, उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरीके से वो क्रॉल करके इस कुएं की दीवारों को पकड़ पकड़ कर ऊपर की तरफ आए, उस ढक्कन को हटाया और बाहर निकले। वो ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन भी गए और वहां जाकर अलेक्जेंडर के बारे में बताया कि ये हाल उनका अलेक्जेंडर ने किया है। लेकिन पुलिस वालों ने ये चीज मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो ऑब्वियसली वो तुम्हारा काम तमाम करता, वो एक सीरियल किलर है, वो तुमको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। यहां पुलिस वालों ने ये चीज मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अगर यहां पुलिस वाले ये चीज मान लेते, उन दोनों व्यक्तियों की बात को मानकर अलेक्जेंडर की अगर पूछताछ भी कर लेते, तो भी ये केस वहीं सॉल्व हो जाता, ये केस वहीं रुक जाता। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तकरीबन 50 मर्डर करने के बाद जब अलेक्जेंडर ने अगले मर्डर किए, तो उनकी बॉडीज को उसने उस कुएं के अंदर डंप नहीं किया। उनकी बॉडीज को वो चाहता था पुलिस वालों को कि इनकी बॉडीज मिले पुलिस वालों को। क्यों चाहता था, इसका रीजन अभी आपको पता लगेगा। जी हां, तकरीबन 60 मर्डर करने के बाद 61वां मर्डर उसने किया। 62वां मर्डर उसने उसी दुकान पर काम करने वाली एक और महिला का किया, जिसका नाम मरीना था। उसी ग्रोसरी स्टोर पर एक महिला उस पहले वाली लारिसा की जगह पर भर्ती हुई थी, और उस मरीना को भी इसी तरीके से इस अलेक्जेंडर ने अपने जाल में किया और शाम को उसके साथ घूमने के लिए एग्री किया। लेकिन इससे पहले कि वो घूमने के लिए जाती, उसने कहा अलेक्जेंडर को कि मुझे अपने घर जाना है, मेरा बेटा आने वाला होगा और उसको पता नहीं है कि मैं आखिर कहां हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ घूमने चली गई तो वो पीछे से चिंता करेगा, तो मुझे एक बार घर जाने दो, मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने दो और फिर चलते हैं। अलेक्जेंडर और मरीना दोनों मरीना के घर पर गए। वहां जाकर मरीना ने अपने कपड़े वगैरह बदले और एक नोट के ऊपर उसने लिख दिया कि मैं
अलेक्जेंडर नाम के इस व्यक्ति के साथ घूमने जा रही हूँ, उसका नाम ये है, उसका पता ये है और वो यहाँ रहता है और मैं यहाँ पर घूमने जा रही हूँ। जैसे ये चीज़ अलेक्जेंडर ने देखी कि मरीना ने तो सब कुछ उसके बारे में लिख दिया, अब पुलिस तो उस तक जरूर पहुंच जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली ये मरीना का वहां ले जाकर मर्डर करने वाला था और मर्डर करता और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती, इसकी लाश मिलेगी जब, तो इन्वेस्टिगेशन में उसका बेटा उसको बता देता कि यहाँ उनके घर में नोट मिला है और उसकी माँ अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति के साथ इस बेट्सविस्की पार्क के अंदर घूमने के लिए गई थी, तो पुलिस उस तक पहुंच ही जाती। लिटरली यहाँ पर अलेक्जेंडर ने टोटल 62 मर्डर किए, 62 तो नहीं कह सकते हम, 2 तो वो लोग बच चुके थे, टोटल 60 मर्डर किए और फिर भी यहाँ अलेक्जेंडर उस दिन मरीना का भी मर्डर करने से बाज नहीं आया। उसको पता था कि ये मर्डर किया तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी उसने उसी पार्क के अंदर ले जाकर मरीना का भी उसी तरीके से मर्डर किया, उसे बातचीत करी, बाद में उसको वोडका पिलाई, बाद में उसके सिर में वो वार किया और वापस उसकी बॉडी को ले जाकर उसी टनल के अंदर डंप कर दिया और वापस अपने घर आ गया। अगले ही दिन पुलिस वालों ने उसको उसके घर से उठा लिया क्योंकि उसके बेटे ने आकर यहाँ पर सारा कुछ बता दिया था कि उसकी माँ मरीना इस अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति के साथ घूमने के लिए गई थी। तब यहाँ अलेक्जेंडर ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया पुलिस वालों को सब कुछ बताने में, उसने लिटरली सब कुछ हक दिया पुलिस वालों के आगे कि जनाब मैंने क्या क्या किया है, क्यों किया है। उसने कहा कि जनाब आप मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाते, ये तो मैं चाहता था कि आप मुझे पकड़ो ताकि मेरा नाम लोगों के सामने आए। अभी तक जो लोग मुझसे दूर भाग रहे थे, मुझे अपना मानते ही नहीं थे, वो लोग भी मुझे जाने कि आखिर में चीज़ क्या था। लिटरली वो सच कह रहा था। अगर वो बॉडीज को इसी तरीके से उसी कुएं के अंदर डंप करता रहता तो आज तक कभी समझ ही नहीं आता कि उस कुएं के अंदर भी लाशें हो सकती हैं। पुलिस वाले ने जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से था, जंगल में ऊपर ऊपर से था। कौन सोच सकता था कि धरती से 30 फीट नीचे भी लाशों का अंबार हो सकता था और वहां लाश मिलती भी नहीं। ऑब्वियसली वहां पानी बहुत स्पीड में बहता है और जो भी लाशें होंगी वो पानी के साथ ही बह गई होंगी, पता नहीं कहां कहां गई होंगी। पुलिस वालों को इस अलेक्जेंडर के घर से एक किताब मिली, एक किताब के अंदर चेस बोर्ड बनाया गया था। अब आपको पता होगा कि चेस बोर्ड के अंदर टोटल 64 यानी कि 64 वो स्क्वायर्स होते हैं अलग अलग रंग के, ब्लैक और वाइट रंग के, और यहाँ अलेक्जेंडर ने उन 64 में से 62 बॉक्सेस के अंदर 62 स्क्वायर्स के अंदर नाम लिखे हुए थे उन लोगों के, अपने विक्टिम्स के जिनका उसने मर्डर किया था। बेशक यहाँ 2 नाम उसमें बच चुके थे, 16th और 17th, बट उसके नज़र में तो वो भी मर्डर ही थे। टोटल 62 खानों के अंदर, टोटल 62 स्क्वायर्स के अंदर नाम भरे जा चुके थे, सिर्फ 2 और बाकी थे। उसके बाद ये स्प्री, जो ये किलिंग स्प्री थी, यहीं पर रुक जाती। पुलिस उसके खिलाफ सिर्फ 49 लोगों के मर्डर की ही एविडेंस जुटा पाई और उसको 49 मर्डर के साथ ही अदालत में पेश किया। लेकिन अब आप यहाँ सोच कर देखिए, अलेक्जेंडर ने खुद जज से कहा कि 49 नहीं जनाब, मुझे तो टोटल अपने 62 मर्डर्स का क्रेडिट चाहिए। आप मेरी मेहनत के ऊपर पानी क्यों फेर रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से अपना ये नाम कमाया है, टोटल 62 मर्डर्स के चार्जेस मेरे ऊपर लगने चाहिए। उसकी यह बात सुनकर जज भी इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसको आगे से जितनी भी तारीखें उसकी होने वाली थी, उसको एक शीशे से बने हुए पिंजरे के अंदर ही लेकर आया जाता पुलिस वालों के द्वारा। उसी शीशे वाले पिंजरे के अंदर ही उसको खड़ा किया जाता और उसे पिंजरे में खड़े रहकर वो जज से बातें करता, ताकि कहीं जज को ये लग रहा था कि कहीं इसका दिमाग फिर गया तो ये यहीं पर ये कांड ना कोई रच दे, इसलिए यहाँ पर सेफ रहना जरूरी है। रशिया के उस टाइम के कानून के हिसाब से अलेक्जेंडर को सबसे हार्श पनिशमेंट जो थी उस टाइम की वो दी गई, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा बिना पैरोल बिना जमानत के। और उसमें से सबसे पहले जो 15 साल होने वाले थे इस सज़ा के, उसमें उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास, यानी कि आने वाले 15 सालों में अलेक्जेंडर किसी से भी बात नहीं कर सकता, बिल्कुल उसको अकेले रहना है। इन 15 सालों में 24 घंटे अपनी सेल के अंदर, छोटी सी वो सेल जो होती है, अंधेरे के अंदर रहना है आने वाले 15 सालों तक। अलेक्जेंडर आज भी जिंदा है और आज भी वो अपनी सज़ा काट रहा है रशिया की एक जेल में, मॉस्को में बनी हुई है वो जेल, और उसी जेल के अंदर आज भी वो बंद है। ये कहानी थी बेट्सविस्की पार्क मैनिएक की। आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी, क्या आपको इसके बारे में कहना है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? आपकी राय मुझे बिल्कुल चाहिए है। कमेंट्स के अंदर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस अलेक्जेंडर को उसी जंगल में ले जाकर पुलिस वालों ने वहां एक सीन रिक्रिएट किया था कि आखिर ये कैसे कुछ करता था वहां पर। उस पूरी सीन की वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर मैं लगा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है और मुझे वो हटानी पड़ सकती है, इसलिए आप मुझसे डायरेक्ट ले लीजिएगा, मैं आपको वहां भेज दूंगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मेघा अधिकारी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।